बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। पाकिस्तान पंजाब मिलिटेंसी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। आईएसआई के अड्डों में सिख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के अतराफ चाइना की सरगर्मियों में इजाफे पर मोदी हुकूमत परेशान। सूरत हाल से निमटने के लिए पड़ोसी मुल्कों की इमदाद बढ़ाने का फैसला। काबुल में खुदकुश धमाका, 30 हलाक। नौरोज मनाने वाले शियों को निशाना बनाया गया। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। गौता के कई मिलिटेंट्स ने हथियार डाल दिए। बाहर निकलने के लिए सीरिया और रशिया के साथ समझौता। सऊदी अरब काफी दौलतमंद है, हमें भी कुछ दौलत दे। बिन सलमान से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप का जोर। ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ा गया तो संगीन नतीजे निकलेंगे। एंजेला मर्केल ने किया नेतन्याहू को खबरदार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, 3 पुलिस वाले और 2 फौजी हलाक। 3 मिलिटेंट्स को भी ढेर कर दिया गया। बीफ स्मगलिंग के शुबे में मुसलमान शख्स को मार मार कर हलाक करने पर 11 गौरक्षकों को उम्र कैद। झारखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिससे कम से कम 30 लोग हलाक हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। टोलो न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला काबुल यूनिवर्सिटी और अलीआबाद हॉस्पिटल के करीब किया गया। टीवी चैनल ने वजारत दाखिला के हवाले से कहा कि यह एक खुदकुश धमाका था। एक खुदकुश बम्बरदार ने लोगों के एक ग्रुप में घुसते हुए धमाका कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब कई अफगानी मौसम बहार की शुरुआत का त्यौहार नौरोज मना रहे थे। हफ्ते के दिन ही तालिबान ने काबुल में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के एक कंपाउंड के करीब धमाका किया था, जिसमें 3 सिविलियंस हलाक हुए थे। अफगानिस्तान में हालिया अरसे में तालिबान और आईसिस के हमलों में इजाफा हुआ है। बताया गया कि जिस वक्त हमला हुआ वहां पर शिया मुसलमानों की बड़ी तादाद नौरोज का त्यौहार मना रही थी। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। सबसे पहले सीरिया रशिया की कोशिशों से एक समझौता हुआ है, जिसके तहत गौता से सीरिया के बागी अपोजिशन के कंट्रोल या असर वाले दूसरे इलाकों में चले जाएंगे। ये दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब बागियों के आखिरी गढ़ समझे जाने वाले गौता में ऐसा पहला समझौता है। एहरारुल शाम के फाइटर्स ने इस समझौते के तहत महफूज रास्ता देने की सूरत में हथियार डालने से इत्तेफाक किया। इस समझौते के तहत इन बागियों को माफी दी जाएगी। ये बात साफ नहीं है कि इस समझौते पर किस तरह अमल होगा। पता चला है कि अभी बाज रुकावटें हैं, जिन्हें कुछ दिनों में दूर कर लिया जाएगा। सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने गौता के 70% से ज्यादा इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसराइल ने पहली मर्तबा यह बात मानी है कि उसने 2007 में सीरिया में एक मकाम पर हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया था, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था। इसराइल ने वार्निंग दी कि वो खित्ते में ऐसे मजीद हमले कर सकता है। सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक रॉकेट हमले में मरने वालों की तादाद 40 हो गई है। गौता के करीब दमिश्क के एक बाजार में यह हमला मंगल को किया गया था। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि ईरान एक खतरा है और ईरान का मकसद सऊदी अरब को तबाह करना है। अमेरिका में सऊदी अरब के साबिक सफीर और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा कि ईरान ने खित्ते के मुल्कों में अपना असर और रसूख बढ़ाया है। इस हवाले से प्रिंस तुर्की ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान की दखलंदाजियों का हवाला दिया। प्रिंस तुर्की ने कहा कि ईरान की ताईद रखने वाले अल हूसियों ने यमन में ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश की है।
सऊदी अरब की कैबिनेट ने अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। एक दिन पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश की गई। रियाद के अल यमामा पैलेस में सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसकी सदारत शाह सलमान ने की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की गहराई और ताल्लुकात को मजबूत करने की ख्वाहिश पर खुशी का इजहार किया गया। पता चला कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी मंगल की मुलाकात के दौरान फौजी समझौतों, अमेरिका में सरमायाकारी, सिक्योरिटी ताउन, ईरान के खतरे और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। सऊदी अरब में हालिया तब्दीलियों के बारे में तबसरा करते हुए ट्रंप ने 32 साल क्राउन प्रिंस की तारीफ की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात अब जितने बेहतर हैं उतने पहले कभी नहीं थे। ट्रंप ने सऊदी अरब से कहा कि वो एक अमीर मुल्क है और उसकी दौलत में से कुछ हिस्सा अमेरिका को भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने नौकरियों और फौजी सामान की खरीदी वगैरह के जरिए अमेरिका का इस तरह के ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर बिन सलमान ने, जो ट्रंप से उम्र में 39 साल छोटे हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद की तारीख बताई और कहा कि हम मिडल ईस्ट में अमेरिका के सबसे पुराने इत्तेहादी हैं। दोनों के बीच 80 साल से ज्यादा अरसे से दोस्ती और मजबूत ताल्लुक है। पता चला है कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप ने कतर बहरान के बारे में भी बात की। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म करने के खतरों के ताल्लुक से खबरदार किया और कहा कि अगर अमेरिका इस समझौते से बाहर होता है तो इससे मिडल ईस्ट में जंग छिड़ सकती है। एंजेला मर्केल ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि अगर ट्रंप इस न्यूक्लियर समझौते से बाहर निकल जाएंगे तो दोनों इत्तेहादियों अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी झड़प हो सकती है। जर्मन चांसलर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। अमरीकी सेनेट ने एक करारदाद के खिलाफ वोट दिया है, जिसमें यमन में सऊदी अरब की फौजी मुहिम के लिए तायद बंद करने की ख्वाहिश की गई थी। सेनेट ने 44 के मुकाबले 55 वोटों से इस करारदाद को रद्द कर दिया। जंग के मुखालिफ सेनेटर्स ने यह करारदाद पेश की थी। सेनेट में इस वोटिंग का यह मतलब है कि यमन में सऊदी अरब के फौजी ऑपरेशंस के लिए अमरीका की तायद जारी रहेगी। यमन के ताइज सूबे में हादी हुकूमत की फौज के साथ झड़पों में 28 अल-हूसी हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया ने यह बात बताई। एक फौजी ओहदेदार के हवाले से एक बयान में कहा गया कि खबान इलाके में लड़ाई हो रही है, जिसमें 28 अल-हूसी हलाक हुए। आखिरी खबरें मिलने तक लड़ाई जारी थी। इस दौरान अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अल-हूसियों ने खोखा इलाके में एक एम्बुलेंस गाड़ी पर हमला किया, जिससे एक स्टाफ मेंबर हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। इसराइल के वजीर दाखिला ने कहा है कि वो यरूशलेम में 12 फलस्तीनियों के रहने के हक को छीन लेंगे। उन पर दहशतगर्दी में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया है। 2 हफ्ते पहले इसराइल ने कानून मंजूर किया, जिसके तहत वजारत दाखिला को मामूली वजूहात की बिना पर फलस्तीनियों से यरूशलेम में रहने का हक छीनने का इख्तियार दिया गया। इसराइल किसी भी ऐसे फलस्तीनी को बाहर कर सकता है जिसके बारे में शुबा हो कि वो इसराइल का वफादार नहीं है। इसराइल की एक अदालत ने बुजुर्ग हमास लीडर शेख राद सलाह को सख्त शर्तों के साथ रिहा करने का फैसला किया है। हैफा की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्हें पाबंद किया गया कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमास और फतह के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। खबर मिली है कि फतह की फलस्तीनी अथॉरिटी ने मगरबी किनारे में कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में गजा में फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म रामी हमदुल्लाह के काफिले पर हमले के बाद फलस्तीनियों के दरमियान सुलह की कोशिशों को धक्का लगा है। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब में सऊदीआइजेशन की वजह से सेल्समैन की किल्लत पैदा हो गई है। अखबार गल्फ न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई सऊदी शहरी ऐसे काम करने को अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं, जिसकी वजह से कई शोबों में सेल्समैन का काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये सूरत हाल खास तौर पर ज्वेलरी शोबे में बहुत ज्यादा है। हुकूमत ने हाल ही में जो फैसले किए थे, उनके मुताबिक ज्वेलरी शॉप में गैर मुल्कियों को सेल्समैन की हैसियत से रखने से रोक दिया गया था। अब तक सेल्समैन और सेल्स सर्विसेज के हवाले से सऊदी अरब का जो सेक्टर है उसका दारोमदार गैर मुल्की लेबर्स पर हुआ करता था। नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम ने उन 110 लड़कियों में से तकरीबन 100 को रिहा कर दिया है जिनका हालिया अरसे में अगवा किया गया था, लेकिन बोको हराम ने इन बच्चियों के माँ बाप को सख्त वार्निंग भी जारी की। अब भी कई बच्चियों को कैद में रखा गया है। बोको हराम मिलिटेंट्स ने बच्चियों को छोड़ते हुए उनके माँ बाप से कहा कि उन्होंने रहम खाकर बच्चियों को रिहा करने का फैसला किया है। माँ बाप से कहा गया कि वो बच्चियों को फिर से स्कूल न भेजें। बीबीसी ने दावा किया कि बांग्लादेश में रोहिंग्या लड़कियों का इस्तेमाल जिस्म फरोशी के लिए किया जा रहा है। बीबीसी की एक टीम को मालूम हुआ कि ये लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए आसानी से दस्तयाब कराई जा रही हैं और उन्हें ज्यादातर गैर मुल्कियों के लिए पेश किया जा रहा है। इस तरह रोहिंग्या बहरान का एक ये नया पहलू सामने आया है।
अमेरिका की टेक्सास रियासत में सिलसिलावार पार्सल धमाकों के सिलसिले में जिस शख्स पर शक किया जा रहा था उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने उस शख्स को उस वक्त गोली मारी जब वो एक बम रखकर जा रहा था। ये वाकया ऑस्टिन शहर में पेश आया। आखिरी खबरें मिलने तक उस मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। टेक्सास में एक के बाद एक 5 धमाके हुए जिनकी शिद्दत कम थी। बास खबरों में कहा गया कि उस शख्स ने अपने आप को खत्म करने के लिए धमाका किया। पिछले 19 दिनों में 5 धमाके हुए जिनमें 2 लोग हलाक हुए। फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटेर्टे ने कहा कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान फिलिपाइन की फौज और पुलिस में शामिल हों। उन्होंने एक फौजी एकेडमी में तकरीर करते हुए ये बात कही। डोटेर्टे ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब एक कौम हैं। उन्होंने कहा कि मंडाना रियासत के मोरो में हमारे सब दुश्मन नहीं हैं। अगली दफा मैं इस एकेडमी में मोरो लोगों की नुमाइंदगी को बढ़ाता हुआ देखना चाहता हूं। अब कुछ खबरें हिंदुस्तान की। झारखंड की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिनमें एक बीजेपी लीडर भी शामिल है। उन पर पिछले साल बीफ स्मगल करने के इल्जाम में एक मुसलमान शख्स को मार मार कर हलाक करने का इल्जाम था। अदालत ने 12वें मुलजिम के बारे में अब तक सजा नहीं सुनाई है जो नाबालिग बताया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ओम प्रकाश ने तमाम मुलजिमीन को ताज़रात हिंद की दफा 302 के तहत कत्ल का मुजरिम करार दिया। इन लोगों ने 55 साल ताजिर असगर अली अंसारी उर्फ अलीमुद्दीन का कत्ल किया था। मुजरिमों की पहचान संतोष सिंह, दीपक मिश्रा, विकी, सिकंदर राम, विक्रम राम, उत्तम प्रसाद, राजीव कुमार, रोहित ठाकुर, छोटू वर्मा, कपिल और मकामी बीजेपी लीडर नित्यानंद महतो की हैसियत से की गई है। उन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रामगढ़ जिले की अदालत में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुशील कुमार शुक्ला ने कहा कि यह मुल्क में गौरक्षकों की गुंडागर्दी के केस में पहला फैसला है जिसमें मुलजिमीन को सजा सुनाई गई है। वकील सफाई डीएन सिंह ने बताया कि वो इस सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान मरहूम अंसारी की बेवा मरियम खातून ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर की मौत एक ऐसा सानिहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मुलजिमीन सख्त से सख्त सजा के लायक थे। पिछले साल 29 जून को रामगढ़ में कोई 100 लोगों के हुजूम ने, जिनमें बजरंग दल और बीजेपी के कारकुन शामिल थे, अंसारी को मार मार कर हलाक कर दिया था और उनकी कार को आग लगा दी थी। बीजेपी की रियासतों में पिछले साल खासतौर पर मई और जून के महीने में ऐसे कई वाकयात पेश आए थे। इस मसले से पार्लियामेंट भी हिल कर रह गई थी और मुल्क में अदम रवादारी या इंटॉलरेंस का मसला एक बार फिर नुमायां हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ जिसके दौरान कम से कम 2 सिपाही और 3 पुलिस वाले हलाक हो गए और 3 मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने बताया कि उनका एक साथी जख्मी भी हुआ जिसका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। यह एनकाउंटर मंगल को शुरू हुआ और रात के वक्त फायरिंग का सिलसिला रोक दिया गया, लेकिन चारशंबे की सुबह फायरिंग फिर से शुरू हो गई। आखिरी खबरें मिलने तक भी ऑपरेशन जारी था। हिंदुस्तान के पड़ोस में चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख और मौजूदगी पर फिक्रमंद मोदी हुकूमत ने बाज़ मुल्कों के लिए अपनी माली मदद बढ़ा दी है। चाइना ने साउथ एशिया के कई मुल्कों में कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किए हैं। चाइना की इन जारहाना सरगर्मियों से निमटने के लिए हिंदुस्तान ने पड़ोसियों की मदद में इजाफे का फैसला किया है और अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर सरगर्मी से अमल कर रहा है। हिंदुस्तान अब भूटान और नेपाल को इमदाद में काफ़ी इजाफा कर रहा है। नेपाल के लिए इमदाद में 73% का इजाफा किया गया। नेपाल और भूटान के अलावा अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और सेशल्स के लिए भी मदद बढ़ा दी गई। पिछले हफ्ते एक पार्लिमानी पैनल ने कहा था कि चाइना हिंदुस्तान के पड़ोस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर संजीदगी से काम कर रहा है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक स्ट्रैटेजी की तजवीज़ पेश की गई थी। हालिया अरसे में नेपाल और चाइना के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए जिससे हिंदुस्तान काफ़ी परेशान है। नेपाल के नए कम्युनिस्ट वज़ीर आज़म केपी ओली को चाइना का करीबी समझा जाता है। उन्होंने खुद कहा है कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात गहरे करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इंडिया के साथ भी डीलिंग्स करना चाहते हैं। मालदीव की मौजूदा हुकूमत का झुकाव भी चाइना की तरफ है। इसके अलावा चाइना श्रीलंका में भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फिक्र चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट या सीपेक पर है जो पाकिस्तान के उन इलाकों से होकर गुजरता है जिन पर हिंदुस्तान का दावा है। मरकजी वजारत दाखिला ने एक पार्लिमानी पैनल को बताया कि पाकिस्तान में आईएसआई के अड्डों पर सिख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियां अंजाम दे सके। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा और दूसरे मकामात पर रहने वाले सिख नौजवानों को झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की क़यादत में एक ग्रुप ने बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों में कट्टरपन पैदा कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रिपोर्ट पीर को पार्लियामेंट में पेश की गई और कहा गया कि सिख मिलिटेंसी को जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दूसरे मकामात पर रहने वाले सिख नौजवानों के जहनों में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की मरकजी और रियासती एजेंसियां सूरत हाल पर नजर रखे हुए और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।
مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں الیکشنز کے عمل کو متاثر کرنے کی کوششیں نہ کرے اور ان حرکتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیس بک کی طرف سے یوزرز کے ڈیٹا کے غلط استعمال کے مسئلے پر ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے پر کئی ملکوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ برطانیہ کے پارلیمانی پینل نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو طلب کیا ہے اور صفائی مانگی ہے۔ امریکہ اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی 13ویں دن بھی ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ AIADMK اور TRS جیسی جماعتوں کے ارکان نے لوک سبھا میں خوب گڑبڑ کی، جس کی وجہ سے چوتھے دن بھی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش نہیں کی جا سکی۔ راجیہ سبھا میں بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ تیلگو دیشم پارٹی نے کہا ہے کہ حکومت بحث سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت مسلمانوں کو پڑھا لکھا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسد اویسی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار یا مائنورٹی کیریکٹر کی مخالفت کرنے پر یہ بات کہی۔ پردھان منتری ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر بولتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے کب تک ٹائر پنکچر کا ٹائر بنا سائیکل سٹینڈ پہ کام کریں گے۔ آرٹیکل 30 کے تحت مسلم مائنورٹیز یا کوئی مائنورٹیز کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کھولنے کا پورا حق ہے۔ اگر سینٹرل گورنمنٹ ان کو فنڈ دے رہی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا مائنورٹی کیریکٹر لوز کرتے ہیں۔ اور جامعہ ملیہ برسوں سے ایک مائنورٹی انسٹیٹیوٹ رہا ہے اور نیشنل مائنورٹی ایجوکیشن کمیشن نے بھی اپنی فائنڈنگز میں کہا ہے کہ یہ ایک آرٹیکل 30 کے تحت مائنورٹی انسٹیٹیوٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خود HRD منسٹری نے ایک سروے کیا، رپورٹ ہے ان کی کہ پورے ملک میں 3.5 کروڑ بچے ہائر ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کا جو شیئر ہے صرف 4.5% ہے۔ تو نریندر مودی کی گورنمنٹ مسلمانوں کے ایجوکیشن امپاورمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ صرف 2 سینٹرل یونیورسٹیز ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ، جس میں سے 50% مائنورٹیز کو ملتا ہے میرٹ کے اوپر، ریمیننگ 50% تو لوکل بچوں کو ملتا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے اور یہی ان کی اصل سوچ اور یہی ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان پنجاب ملیٹنسی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ISI کے اڈوں میں سکھ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، وزارت داخلہ کی رپورٹ۔ ہندوستان کے اطراف چائنا کی سرگرمیوں میں اضافے پر مودی حکومت پریشان، صورتحال سے نمٹنے کے لیے پڑوسی ملکوں کی امداد بڑھانے کا فیصلہ۔ کابل میں خودکش دھماکہ، 30 ہلاک، نوروز منانے والے شیعوں کو نشانہ بنایا گیا، IS نے ذمہ داری قبول کی۔ غوطہ کے کئی ملیٹنٹس نے ہتھیار ڈال دیے، باہر نکلنے کے لیے سیریا اور رشیا کے ساتھ سمجھوتا۔ سعودی عرب کافی دولت مند ہے، ہمیں بھی کچھ دولت دے، بن سلمان سے ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا زور۔ ایران نیوکلیئر ڈیل کو توڑا گیا تو سنگین نتیجے نکلیں گے، اینجلا مرکل نے کیا نتن یاہو کو خبردار۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ میں انکاؤنٹر، 3 پولیس والے اور 2 فوجی ہلاک، 3 ملیٹنٹس کو بھی ڈھیر کر دیا گیا۔ بیف سمگلنگ کے شبے میں مسلمان شخص کو مار مار کر ہلاک کرنے پر 11 گورکشکوں کو عمر قید، جھارکھنڈ کی فاسٹ ٹریک کورٹ کا فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔